विजय तिलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सियासी जंग जारी है। तमाम दलों ने पश्चिमी यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी बीच आज बुलंदशहर में बुलंद सियासत भी देखने को मिली। जरा टीवी स्क्रीन पर देखिए, अलग अलग दिग्गज नेताओं की बुलंदशहर में रोड शो तो कहीं डोर टू डोर कैंपेन की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के विजय रथ यात्रा की है। दूसरी तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह के सभा की है, जबकि तीसरी तस्वीर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के डोर टू डोर कैंपेन की है। तो देखिए, बुलंदशहर में आज सियासत बड़ी बुलंद रही और उसकी बानगी ये 3 तस्वीरें हैं। किस तरीके से दिग्गज या तो रथ पर सवार होकर के या फिर घर घर जाकर के अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते नजर आए। वहीं अमित शाह ने अनूप शहर और बुलंदशहर के डिबाई से योगी सरकार के कामों की तारीफ करते हुए विपक्ष पर बड़ा हमला भी बोला। अमित शाह ने कहा कि सपा बसपा ने 10 साल तक कांग्रेस की सरकारों को समर्थन दिया है। करोगे क्या मित्रों, सपा बसपा ने 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार का समर्थन करा था या नहीं करा था? 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार चली उसका समर्थन इस सपा बसपा ने करा था। मैं आज अखिलेश जी और बहन जी को पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को कहीं स्पर्धा में ही नहीं है, मगर अखिलेश जी और बहन जी को पूछना चाहता हूं, आपने जिस सरकार का समर्थन किया था उसने उत्तर प्रदेश को क्या दिया? मुझे पूरा भरोसा है 2/3 बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मित्रों, 2017 में हमने उत्तर प्रदेश की जनता को कहा था कि उत्तर प्रदेश और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश माफियाओं से परेशान है। ये आलिया मालिया जमालिया निकल कर आते हैं, हमें परेशान करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मित्रों, आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी माफिया की हिम्मत है बहन बेटी को परेशान है क्या? जोर से बोलो, है क्या? और जोर से बोलो, है क्या? मित्रों, 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन में माफियाओं का पलायन हो गया है। माफिया 3 ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची। वहीं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने बुलंदशहर में विजय रथ यात्रा निकाली और इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। इसके साथ ही सीएम योगी पर भी वार किए। तो अखिलेश यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कई अहम बातें निकल करके सामने आई। मुख्यमंत्री जी की जो भाषा बदली है, पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों भाषा बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हवा चल रही है पहले चरण में, यहाँ के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? और जो लोग कह रहे हैं, गर्मी की बात कर रहे हैं, हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो भर्ती दी जाएगी, भर्ती खोली जाएगी।
गर्मी नहीं, भर्ती, नौजवानों को भर्ती के लिए उन्हें देने का काम, उनको नौकरी देने का काम गठबंधन में होगा। आय दोगुनी की बात की, आज कमाई आधी हो गई है और लगातार सरकार ने महंगाई बढ़ाई है। डीजल पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुंच गई और किसान को जब सबसे ज्यादा जरूरत खाद की थी तो खाद नहीं दे पाई, किसी फसल की कीमत नहीं दे पाई सरकार। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज वही 3 तारीख है, एक 3 तारीख ऐसी भी थी जिस दिन जीप से कुचल दिए गए थे, किसान कुचल दिए गए थे, और अभी भी किसान भूले नहीं है वो। इसलिए मैं कह सकता हूं ये चुनाव किसानों के मान सम्मान का चुनाव ही है। इस बार जनता ने तय किया है, भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव है। और उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पूरा जोर लगा रखा है। उन्होंने बुलंदशहर के सिकंदराबाद में डोर टू डोर कैंपेन किया। प्रियंका ने बस्तियों में घूम घूम कर वोट अपील की। इस दौरान प्रियंका गांधी के साथ काफी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इससे पहले प्रियंका ने नोएडा के दादरी में भी प्रचार किया। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां दादरी और बुलंदशहर में चुनाव प्रचार की बागडोर महासचिव प्रियंका गांधी ने थामी और किस तरीके से वो जनता के बीच गई। गाजे बाजे के साथ फूलों की बारिश हो रही थी, तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक तरफ आप देख सकते हैं कि ओपन जीप में मौजूद है प्रियंका और आसपास में तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। दूसरी तरफ तस्वीर है डोर टू डोर कैंपेन की। अधिकारी से नेता बने और लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। राजेश्वर जी, ये बताइए, सरोजनी नगर सीट चुनौती मानते हो? कोई चुनौती नहीं है, चुनाव हम लोग जीत चुके हैं, चुनाव में कोई फाइट नहीं है। मौजूदा विधायक स्वाति जी के साथ आपकी एक तस्वीर आई, आपने मुलाकात की, सहयोग मिलेगा? बिल्कुल 100%, हमारी बहन है वो। सर, अभिषेक मिश्रा को क्या चुनौती मानते हैं? कोई नहीं, कोई चुनौती, समाजवादी पार्टी कोई चुनौती नहीं है। क्या लगता है वहाँ ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर का चुनाव? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। राष्ट्रवाद का चुनाव है, राष्ट्र प्रथम है। समाजवादी पार्टी है, जातिवादी पार्टी राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास नहीं करती है। क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे? बिल्कुल राष्ट्र प्रथम। उधर राजेश्वर सिंह के नामांकन के दौरान जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। उनसे भी बातचीत की है हमारे सहयोगी ने। में इस समय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, आए थे यहाँ पर सरोजनी नगर सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेश्वर सिंह जी, उनके साथ नामांकन में बात करेंगे। सर, सरोजनी नगर सीट से राजेश्वर जी का नामांकन हुआ, सबसे ज्यादा चर्चित सीट लखनऊ की कहें तो सरोजनी नगर इस समय बनी हुई है, क्या समीकरण आप देखते हैं? देखिए, सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, उमंग के साथ सब लग गए हैं। कल से ही पूरी के साथ सभी कार्यकर्ता झूम करके सरोजनी नगर को जिताने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं और हमको लगता है भारी मतों से हम सरोजनी नगर भी और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। ये माना जा रहा है कि इस बार सरोजनी नगर पर जो लड़ाई होगी वो ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण कहीं ना कहीं बन रही है सपा के प्रत्याशी को लेकर। कुछ नहीं, सब राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए हैं, जातिवाद यहाँ चलने वाला नहीं है और सब लोग राष्ट्रवाद के साथ हैं, कमल का फूल खिलाना चाहते हैं। 350 के पार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जाएगी और फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। आपकी मौजूदा मंत्री और मौजूदा विधायक स्वाति सिंह जी कितना सहयोग करने वाली है सरोजनी नगर? सब कार्यकर्ता हैं पार्टी के और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सब लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। पूरे प्रदेश की बात करें, क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? तो कई जगह खुद भी घूम के आए हैं। देखिए, निश्चित रूप से मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, वहाँ से घूम करके आ रहा हूँ। लहर चल रही है और जब पछुआ चलता है तो फसल पक जाती है और उधर से जिस तरीके की लहर आ रही है उससे लगता है कि 2017 के रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ेंगे और 350 के पार जाएंगे फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। सपा को उन समय पर लखनऊ के प्रत्याशी बदलने पड़े, क्या वजह लगती है? देखिए, निश्चित रूप से उनके अंदर डर है, भय है, प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं, नाम नहीं तय कर पा रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। जब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पलायन कर रहा है, अपनी संसदीय क्षेत्र से नहीं लड़ पा रहा है और भाग करके करहल की तरफ जा रहे हैं, अब करहल में भी उनको शरण नहीं मिल पा रही। जब से आए तब से उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, तो इससे प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विजय प्राप्त कर रही है और सपा पूरी तरीके से हार रही है। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर महेंद्र सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरोजनी नगर में पूरी तरह से भाजपा ही रहेगी, भाजपा ही जीतेगी और जो मौजूदा मंत्री हैं, विधायक हैं स्वाति सिंह, वो भी पूरी तरह से पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन में खड़ी हुई हैं। मुलाकात भी हुई है और किसी तरह की कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जो ये कहा जाए विवाद की स्थिति हो पार्टी के लिए। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ चैलेंज अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।
अच्छा, विधानसभा चुनाव में नेता का इमोशनल प्रचार तेजी पकड़ रहा है। फिरोजाबाद में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी साजिया ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए और फूट फूट कर रोने लगी। साजिया हसन समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाती हैं और अपने परिवार के लिए खतरा भी वो जता देती हैं। दरअसल साजिया हसन ने बसपा से फिरोजाबाद सदर सीट से नामांकन दाखिल किया, लेकिन 1 फरवरी को रात 8 बजे के बाद किसी राहुल नाम के प्रत्याशी का भी बसपा से पर्चा दाखिल करने की खबर उन्हें मिली, जिसके बाद उन्होंने ही प्रत्याशी निर्वाचन कार्यालय पर पहुंचे और इसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने बसपा प्रत्याशी साजिया हसन के पक्ष में फैसला सुना दिया। इसके बाद तो साजिया हसन मीडिया के सामने ही हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी 2014 से हमारे परिवार के और हमारे पति के पीछे लगी हुई है और वही लोग हैं जो पता नहीं कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं पूरी आवाम से ये निवेदन करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे हक में वोट करें और हमें वोट दें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं। और अगर बाई चांस अगर हम हार गए तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक तरफ इमोशन है तो यूपी विधानसभा चुनाव में नेताओं के अजब गजब प्रचार के बीच हमीरपुर से सपा प्रत्याशी राजपूत चंद्रवती वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सपा प्रत्याशी चंद्रवती वर्मा अपने 2 सहेलियों के साथ फिल्मी गाने पर डांस करती दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर सपा प्रत्याशी राजपूत चंद्रवती वर्मा का ये जो वीडियो है अब चर्चा का विषय है। आपको बता दें, चंद्रवती वर्मा उनके पति हेमंत राजपूत जिम ट्रेनर हैं और चंद्रवती वर्मा का सियासी सफर या उनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। बताया ये जाता है कि चंद्रवती वर्मा 2 महीने पहले चुनाव की तैयारी कर रही थी और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर गांव-गांव घूमकर लोगों से वोट की अपील भी कर रही थी। इसी बीच राठ विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने पहले पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी को टिकट दिया, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते उनका टिकट काट करके सपा ने चंद्रवती वर्मा को प्रत्याशी बनाया। चंद्रवती वर्मा और अभी उनका वीडियो ये वायरल है। तो अब देखिए, जिम ट्रेनर है पति और ये जो वीडियो है चंद्रवती का बताया जा रहा है और इसमें डांस करती दिखाई दे रही हैं। हालांकि इनकी जो सियासी कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले वो निर्दलीय तौर पर प्रचार प्रसार कर रही थी, लेकिन अब सपा की ओर से उनको टिकट मिल गया है और अब इसी बीच उनका ये वीडियो भी जोर पकड़ रहा है, वायरल हो रहा है, खूब सर्कुलेट हो रहा है। तो देखिए, एक तरफ राठ विधानसभा से प्रत्याशी सपा की चंद्रवती हैं और कहा जा रहा है कि ये वीडियो भी उन्हीं का है जहां पर वो डांस करती हुई सहेलियों के साथ दिखाई दे रही है। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ में प्रचार किया। इस दौरान ओवैसी ने मेरठ शहर विधानसभा के इस्लामाबाद इलाके में अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क किया। बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ दिखाई दी। ओवैसी ने सपा बसपा पर निशाना भी साधा और क्या कुछ हुआ ये जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी सनुज का। वो मौके पर मौजूद हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। सनुज, ये बताइए कि अभी क्या अपडेट आ रही है इस पूरी रैली को लेके, किस तरीके का रिस्पॉन्स है एआईएमआईएम के लिए? देखिए, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उस मेरठ शहर में पहुंचे थे जो शहर विधानसभा सीट का इलाका आता है इस्लामाबाद, और वहां पर उन्हें देखने के लिए लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ी रही। और वहां जब मीडिया से मुखातिब हुए तो सीधा बसपा और सपा को निशाने पर लिया और सीधे कहा कि ये बीजेपी की तरह ही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के आखिरी मुख्यमंत्री, यानी सीधा निशाना योगी आदित्यनाथ की। हाँ, तो देखिए, इस वक्त चूंकि जो ओवैसी की सभा थी
और जो जनसंपर्क था उनका वो शहर विधानसभा में था, उसके बाद वो किठौर विधानसभा में पहुंचे। इस वक्त मैं किठौर विधानसभा में मौजूद हूं और यहाँ जो उनके तमाम समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आप ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ आए थे, आप लोगों के बीच जनसंपर्क किया, क्या लगा आपको? कुछ चीजें बदल रही हैं क्या यहाँ? मेरा नाम शुएब त्यागी एडवोकेट है, मैं पार्टी का प्रभारी भी हूँ और ये आयोजक भी मैं ही था। इसका बताइए जो ओवैसी साहब आज नहीं, यहाँ का जो माहौल है ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पर भाजपा जो है, मौजूदा विधायक भाजपा का है और एआईएम बहुत अच्छी फाइट में यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। भाजपा से हमारी टक्कर है और हमारा प्रत्याशी जो त्यागी बेल्ट कहलाती है मुस्लिमों की, यहाँ पर 1,60,000 मुस्लिम मतदाता हैं। उन मुस्लिम मतदाताओं में 70% मुस्लिम मतदाता हमारे साथ थे और यहाँ पर 70,000 दलित मतदाता है। दलित मतदाता का 70,000 में से 30,000 वोट हमें मिल रहा है। हम 1 लाख वोटों के साथ यहाँ पर इंशाल्लाह जीतने जा रहे हैं। आप ये मुझे बताइए, शाहिद मंजूर है, पूर्व कैबिनेट मंत्री है, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, उनके गढ़ में असदुद्दीन ओवैसी का आना और यहाँ पर जनसंपर्क करना क्या समीकरण बिगाड़ रहे हैं? नहीं जी, यहाँ तो अच्छा कार्य हो रहा है इनका, ओवैसी साहब का। मैं ग्राम जला देता हूँ। आप बताइए जी। जी जो किसी जागीर तो है नहीं, ये मुल्क सेकुलर है। जनता का जो मूड है बदल चुका है। वो मंत्री साहब ने कुछ कार्य किया नहीं, हर गांव में हर क्षेत्र में लड़ाई करवा दी, लोगों में मुकदमा करवा दी, फर्जी लोगों को जेल में भिजवा दिया। अब जनता परेशान है। अब जनता जो चाहती है, अपना हिस्सा चाहती है। अब हम जो पल्लेदारी नहीं उठाएंगे करेंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, कुर्सी नहीं बिछाएंगे। अब हम हक लेंगे, डिप्टी सीएम का पद लेके रहेंगे। अच्छा, डिप्टी सीएम का पद? जी, डिप्टी सीएम का पद। आप बताइए, युवा है, युवाओं पे भी सबकी नजरें टिकी हैं। मैं ओवैसी यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष भी हूँ, अशजद हयाती एडवोकेट है मेरा नाम। इस वक्त युवा दिलों की धड़कन अगर कोई है तो एमआईएम इस वक्त बन चुकी है। इस टाइम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम युवाओं की एक जमात बन चुकी है। युवाओं को शिक्षा दिलाने का काम, युवाओं को उनका अधिकार दिलाने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। आज मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर पहुँचे थे और उनका काफिला आपके सामने रहा है। वो मोहब्बत आज जो किठौर वासियों ने, किठौर के क्षेत्र वासियों ने दी है, अब से पहले किसी लीडर को इतनी मोहब्बत नहीं मिली है। उन्होंने एक बात कही थी कि कुर्बानी देंगे, बड़े बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, इनके पिताओं ने कुर्बानी दी, लेकिन जो अब कुर्बानी होगी अब वो खाली नहीं जाएगी। अब वो कुर्बानी अभी आप जिस इलाके में चल कर आए, क्या सिविक कम्युनिटीज है यहाँ पर, क्या रोड है, क्या नाली है, क्या स्कूल है, क्या कॉलेज है। तो हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई राजनीति में, शिक्षा में, रोजगार में, इंसाफ में और इन सब चीज़ें मिलनी चाहिए। ये देखिए, सिर्फ भागीदारी बोलकर आपको धोखा दे रहे हैं कमजोर नहीं, केसीआर ने, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, केसर ऑन द भारत, इसमें कहा गया कि संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। केसीआर का बोलना यह था कि मोदी सरकार ने जो प्रपोजल मूव किया है आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का, वो फेडरलिज्म को हर्ट करता है। देखिए, हमारे सहयोगी सनुज ने भी बात की है और इसी विधानसभा में मेरठ में मौजूद है किठौर में, जहां पर समर्थकों से भी बातचीत करी है, उसके अंश भी हमने आपको दिखाया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। विजय तिलक